परिवार के लोग डोमेन में रहना और प्रिय के दृष्टि से सोचना, उसको स्वार्थ कहा। उसी में संकीर्णता कहा, नैरोनेस, प्रयुक्त अर्थ स्वार्थ है। विशालता में प्रयोजित अर्थ को परार्थ कहा, जहाँ मानसिकता में बदलाव है और जीने के दायरे में भी बदलाव है, दोनों में है। तो कोई परिवार में भी जी सकता है, पर उसकी मानसिकता संकीर्ण नहीं है, लिमिटेड नहीं है, वो बड़ी व्यवस्था भी देखता है। तो मानसिकता में है, फिर जीने में भी है, और फिर सार्वभौमिकता के अर्थ में जब कोई उसका तन मन धन नियोजित होता है, उसको परमार्थ कहा। तो इसी के आगे नेक्स्ट अनुभूति है, बल धन पद तथा यश के भेद से उपलब्धियां लाभ हैं, और विज्ञान एवं विवेक भेद से अध्ययन है, जो बुद्धि की क्रिया है, रूप जन्म सिद्धि है। तो अगर हम इन पांचों जिनको ऐश्वर्य कहा, रूप बल धन पद बुद्धि, अ, तो इसमें से रूप है जो ऑलरेडी शरीर जैसा है हमारे, उस हिसाब से जो जेनेटिक पार्ट है वो वाला आता ही है, तो जन्म सिद्ध है। बल धन पद यश ये है जो उपलब्धियां हैं। हाँ, इसको मानव समाज में इसको वो कराता है, कमाता है, पर ये सापेक्ष भी है, रिलेटिव भी है। और विज्ञान और विवेक जब स्पष्ट होता है तो उसको कहा अध्ययन है, ये बुद्धि की क्रिया है। तो बल धन पद तथा यश का का जैसे जो उपलब्धियां हैं वो जनरली साढ़े चार क्रिया में रहती हैं, और बाहर की दुनिया को लेके काफी है कि किसी के कॉन्टेक्स्ट में, किसी के संदर्भ में हम अपने आप को बलवान धनवान पदवान या यशवान महसूस करते हैं कि नहीं, इसमें निरपेक्षता नहीं है। अध्ययन जो है वो बुद्धि की क्रिया है, और इसमें विवेक और विज्ञान में एक ऑब्जेक्टिविटी, एक एब्सोल्यूटनेस है। आपको भी विवेक में मुझ में भी है, उससे मेरा विवेक कम नहीं होता। पर आपका धन मुझसे ज़्यादा है, तो मैं मेरे में धन की दरिद्रता फिर महसूस होती है। तो यहाँ पे पाँचों ऐश्वर्य को और अध्ययन को वो किया, उसको डिफरेंशिएट किया। फिर पात्र एवं कुपात्र को प्रदत्त पद एवं अधिकार भेद से नियोजन है। और तो इसमें भी डिफरेंसेस हैं कि जैसी दृष्टि होगी, जैसी हमारी पात्रता होगी, वैसे ही हम जिएंगे। तो इसमें वही है कि अगर हम पात्र हैं किसी चीज़ के, तो हम उसको समझने के लिए, या कोई पद या अधिकार को हम समझने के लिए, जैसे कई बार किसी को कुछ पद मिल जाता है, पर वो उसके योग्य नहीं है, तो उसका वो दुरुपयोग करता है। कोई किसी पद के योग्य है, तो वो उसका सदुपयोग करता है। दूसरा ये भी है कि एक तो हम इनको सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर देख सकते हैं कि जो पद और अधिकार है, और दूसरा मानव पद में अनुभव से देव मानव दिव्य मानव में, इसमें भी पद और अधिकार है कि जैसा 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 इस क्रम में, जागृति क्रम में हमारा पद बढ़ता है, तो हमारा अधिकार भी वैसे ही बनता है। जैसे मैं अनुभव संपन्न होता हूँ, तो मुझ में न्याय प्रदायी क्षमता आ जाती है। तो ये फिर मेरा अधिकार हो चुका है कि मैं न्याय को स्थापित कर सकता हूँ, अपने में भी और दूसरों में भी। तो इसलिए हम किस चीज़ के लिए पात्र हैं, किस चीज़ के लिए कुपात्र हैं, हम उसको आर वी रेडी फॉर इट और वी नॉट, और हमारी स्थिति क्या है, हमारी योग्यता है क्या है, उसके आधार पे हमारा पद और अधिकार है, और उसी के आधार पे हम उसका नियोजित करते हैं। नियोजित में हम उसका सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, या जागृति की तरफ ले जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है कि संघर्ष व उत्पादन भेद से बल की प्रयुक्ति है। तो प्रयुक्ति मतलब प्रमाणित होने के लिए जो हम कुछ अर्पण या समर्पण करते हैं। तो यहाँ पे उत्पादन का कॉन्टेक्स्ट ये है कि समृद्धि के लिए समाधान सहित जो हम कार्य करते हैं। तो अगर संघर्ष मानसिकता रहती है, तो फिर हमारे बल का जो नियोजन है वो अलग है, वो शायद स्वार्थ में रहता है। पर अगर उत्पादन मानसिकता है और लाभ की मानसिकता है, तो फिर स्वार्थ में रहता है। पर उत्पादन जो यहाँ संदर्भ है, वो है कि समाधान समृद्धि सहित जो उत्पादन में लगता है, वो परमार्थ की मानसिकता है। तो उससे जो बल का जो अर्पण समर्पण होगा, वो उस दिशा में होगा। तो यहाँ पे सारा जो आ रहा है कि जिस प्रकार की हमारी मानसिकता है, उसी प्रकार से हम उस चीज़ को नियोजित करते हैं। उसी तरीके से आगे देखें कि उपभोग, सदुपयोग तथा उत्पादन भेद से अर्थ का नियोजन है। तो उपभोग हुआ, मतलब ये जो कंजम्पशन करते हैं, जो भोग करते हैं, उसकी की एक पराकाष्ठा है, उसका एक हाइट है, उसका एक पीक। फिर सदुपयोग, उसको राइटली यूटिलाइज़ करना, और उत्पादन, इसके अ हम हमारी कैसी मानसिकता होगी, तो इस प्रकार का हम काम करके अपने अर्थ को, तन मन धन को नियोजित करेंगे। वो भोग में नियोजित करते हैं, सदुपयोग में नियोजित करते हैं, या एक व्यवस्था के लिए, उत्पादन के लिए हम उसको नियोजित करते हैं। इसमें अनुभव के बाद ये भी देखेंगे कि प्रमाण की जागृति के पहले भी हमारी मानसिकता ठीक होती रहती है, और जागृति के बाद भी पहले मानव प्रमाणित होता है परिवार में, उसको परिवार मानव कहा, फिर समाज में, तो फिर उसके बाद व्यवस्था मानव, जो सिर्फ वो सार्वभौमिकता के लेवल पे देखता है।
तो अनुभव के पहले भी हम ये डिफरेंसेस देख सकते हैं, अनुभव के बाद भी प्रमाणों के क्रम में बस हम एक रेंज देखते हैं, क्रम देखते हैं। तो लोक एवं लोकेश, लोक को कहा जो हमारी कल्पनाशीलता है या जो हमारी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, लोकेश कहा व्यापक को। तो हम किसको लक्ष्य मानते हैं उसके आधार पे हम जीते हैं या अध्ययन करते हैं या रहते हैं। तो लोक में रूप बल धनपद बुद्धि आती है, लोक में संघर्ष है, लोक में उपभोग है, लोकेश में ज्ञान की तरफ ध्यान जाता है, तो परार्थ और परमार्थ की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो हम अध्ययन की तरफ विवेक और विज्ञान अपने बढ़ाने में देखते हैं। हम अधिकार और पद ऐसे नहीं चाहते जो हमको लगता है कि हमारे ड्यू हैं, हम अपनी स्थिति से अधिकार और पद को भी पाते हैं। जैसे न्याय प्रदायी क्षमता मुझ में आ जाए, मैं समृद्ध हो जाऊँ, ये सब भी अधिकार और पद है। और मानव के पद, मानव, देव मानव, दिव्य मानव को मैं पाता हूँ। पर अभी क्योंकि हमें ये स्पष्टता नहीं है, तो हम अभी चाहते हैं कि समाज मेरे को अधिकार दे दे या मेरे को रिकॉग्निशन दे दे या मेरी फैमिली मुझे रिकॉग्नाइज़ करे कि मेरी प्रतिभा क्या है, वो मैं किस चीज़ का कैपेबल हूँ मैं। तो लोक और लोकेश क्या हमारा लक्ष्य है, इसके हम किस तरफ हमारा ध्यान है उससे ये स्पष्ट होता है कि हमारी ज़िंदगी का एक्चुअली लक्ष्य क्या है। तो रूप बल धन बल बुद्धि पे ध्यान जाता है तो हमारा लक्ष्य वहाँ पे है। हमारा लक्ष्य है कि हमको बल मिल जाए, धन मिल जाए, ये हमारा लक्ष्य अध्ययन है, व्यवस्था है। तो एक मानव से अनंत मानव तक किए गए समस्त व्यवहारों व कार्यों से समस्या या समाधान की ही उपलब्धि है। तो ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो भी हम काम कर रहे हैं एक से अनंत हो, तो उसके सारे जो पूरा क्यूमुलेटिव है हमारे व्यवहारों का, जो भी कार्य कर रहे हैं उससे या तो समस्या बन रही है या फिर उससे समाधान बन रही है। तो फिर एक डिटेलिंग वहाँ से शुरू हो जाती है कि हृदय जो है वो तृप्ति के लिए ड्रिवन है। तृप्ति मतलब हृदय तृप्ति मतलब स्वस्थ रहना। प्राण बल के लिए, प्राण हम इसलिए लेते हैं कि शरीर में एक बल बना रहे, एक एनर्जी बनी रहे। मन का पूरा उद्देश्य है, लक्ष्य है कि वो सुख मिल जाए उसको, जिसको हम आस्वादन कहते हैं। वृत्ति शांति चाहता है स्वयं में और अपने और चित्त के साथ। चित्त संतोष चाहता है, इच्छा की स्पष्टता, और मैं अपनी इच्छा को पहचान जाऊँ, उसको पूरा कर जाऊँ और मेरी इच्छा जो है वो अस्तित्व सहज है। मेरे जो चित्रण है जो अस्तित्व सहज है। बुद्धि आनंद चाहता है और आत्मा अनुभव चाहता है परमानंद के लिए। परमानंद का आत्मा अनुभव चाहता है, परमानंद चाहता है। इसके लिए आतुर है, कातुर है, आकांक्षित है एवं प्रतीक्षित है। तो आतुर है कि उसके लिए मैं वो उसके लिए मैं ये हूँ, ईगर हूँ। कातुर ईगरनेस का और एक हाई लेवल का है। और अ, आकांक्षित है कि जब हम कुछ आतुरतापूर्वक ही हम देखते हैं, समझते हैं और हमें तीव्र इच्छा उस चीज़ की हो जाती है। फिर प्रतीक्षित है कि फिर मानव परंपरा के लेवल पे भी ये स्थापित हो जाए, कि ये मुझ में भी हो गया और अब ये सब में हो जाए, इसकी एक जागृत मानव उसकी प्रतीक्षा करता है। तो जैसे-जैसे हम जागृति में बढ़ते हैं, भास, आभास, प्रतीति और अनुभव, वैसी आतुरता, कातुरता, आकांक्षा और प्रतीक्षित होता है। तो आतुर शायद मन के लेवल पे है, कातुर और तीव्र वृत्ति और वृत्ति के लेवल पे है। इच्छा के लेवल पे बात स्थापित स्थापित हो जाना तो हमारी आकांक्षा होगी, और फिर मुझ में स्थापित होना शुरू हो गया है और परंपरा में स्थापित हो जाए, इसको कहा प्रतीक्षा, प्रतीक्षित। और इसी को मैं 2 बार अनुभूति कर लेता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन्स होंगे तो बात कर लेते हैं। कि बुद्धि में पूर्ण बोध होने के साथ-साथ आत्मा में अनुभव होना पाया जाता है। और तो इसमें है कि वैसे आतुरता की परिभाषा देखें तो काफ़ी अच्छा है कि आतुरता है कि पात्रता जितनी मेरी है उससे अधिक मुझको मिल जाए, इसको कहा आतुर। और कातुरता है कि एक उसमें एक एक शीघ्रता है, उसमें एक तीव्रता है कि मैं जल्दी चाह रहा हूँ कि मुझ में हो जाए। तो आतुर है कि मेरी पात्रता से अधिक मिल जाए, और कातुर है कि जल्दी मिल जाए। तो बुद्धि में जैसे ही वास्तविकता का पूर्ण बोध होता है, तभी आत्मा में अनुभव हो जाता है। और ये सबने पहले चर्चा की होगी कि बुद्धि आत्मा विमुख होती है। इट इज़ नॉट फेसिंग टुवर्ड्स आत्मा। पर जैसे ही बुद्धि में सारी वास्तविकताओं का बोध हो जाता है, अस्तित्व का बोध हो जाता है, तो तभी ये भी बुद्धि जीवन में स्पष्ट होता है कि बुद्धि को जितना चाह रही थी बुद्धि में आ गया, फिर भी नहीं पूरी तृप्ति हुई, तो फिर वो आत्मा की तरफ घूमती है, जिसको कहा आत्मा उन्मुख होना। विमुख से उन्मुख, फेसिंग, उन्मुख का मतलब फेसिंग होता है। और जैसे ही वो होता है तो आत्मा में तब उसी क्षण आत्मा में व्यापक का अनुभव हो जाता है। आत्मा को स्वस्वरूप भी कहा, मेरा स्व का स्वरूप, सही स्वरूप क्या है उसको आत्मा कहा। आत्मा पूर्ण है, कंप्लीट है, मध्यस्थ है,
वो उसमें और वह नित्य शांत है। तो हम देखेंगे कि साढ़े 4 क्रिया में सम भी है, विषम भी है। मतलब विकास की तरफ भी जाते हैं, ह्रास की तरफ भी जाते हैं। सम मतलब पॉजिटिविटी की तरफ जाना या उसी में कुछ आवेश होना, विषम मतलब नेगेटिविटी की तरफ। साक्षात्कार बोध में कोई विषमता नहीं है, सिर्फ सम है। और आत्मा में ना सम है ना विषम है, सिर्फ मध्यस्थ है। क्योंकि साढ़े 4 क्रिया में कुछ नेगेटिविटी, कुछ मान्यताएँ जा सकती हैं। साक्षात्कार बोध में मान्यता नहीं जाती है, वास्तविकता की समझ जाती है, उसको सम कहा। और आत्मा में कोई वास्तविकता की समझ नहीं जाती, वो सिर्फ व्यापक का अनुभव करता है। तो कहा कि वो अनुभव के पहले और अनुभव के बाद भी वो नित्य शांत है, और उसको अनुभव होने का अवसर है ही आत्मा का। अनुभव होने के बाद वो आत्मा व्यापक व्यापक को वो एक्सपीरियंस कर सकता है। तो मैं एक और अनुभूति कर लेता हूँ, फिर वी कैन जस्ट हैव सम डिस्कशन। तो आत्मा तत्व स्वस्वरूप को भी साम्य सत्ता, अनवरत, सुलभ एवं एक सी प्राप्त है, जिसका वो अनुभव करने में सक्षम है। इसलिए आत्मा में विकार अर्थात सम विषमात्मक क्रियाएं नहीं पाई जाती। विकार और विषमता अपेक्षाकृत परिणाम, क्रिया एवं सम विषम शक्ति में ही पाए जाते हैं। तो आत्मा तत्व या एसेंस में जो आत्मा स्वस्वरूप है, जो मध्यांश में जो अंश है जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, उसको सत्ता जो साम्य है, जो इक्वानिमिटी है जिसमें, वो हमेशा उपलब्ध है और एक जैसा ही अवेलेबल है, चाहे जागृति हो या नहीं हो, जिसको भी होगा। और आत्मा ही है जो व्यापक को एक्सपीरियंस कर सकता है, ये हम सबको पहले स्पष्ट है। इट इज़ द ओनली क्रिया जो एक्सपीरियंस करती है व्यापक को। अ, और इसलिए आत्मा में बाबा जी कह रहे हैं कि उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, उसमें कोई सम क्रिया नहीं हो रही, उसमें कोई विषम क्रिया नहीं है, उसमें कोई आवेश नहीं है। वो सिर्फ व्यापक का अनुभव करता है और सहस्त्रत्व का अनुभव करता है। विकार और विषमता अपेक्षाकृत परिणाम, क्रिया एवं सम विषम शक्ति में ही पाए जाते हैं। तो जो विकार है, जो जो विकास में कमी है, जो या विषमता है, जो मान्यता है, भ्रम है, या कुछ अपेक्षा है जिसमें कुछ परिणाम आते हैं, ये क्रियाएं या सम विषम, ये सब अ, बुद्धि में और चित्त में सम, और फिर उसके नीचे सम और विषम दोनों पाए जाते हैं। ये यहाँ पे कहा गया है जी। थोड़ी यहाँ पे कुछ चर्चा तो कर लेते हैं, फिर एक वो पूर्व और पर वाला उसके बाद कर लेंगे। जी, आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कीजिए। आगे बढ़ते हैं जी। जी, तो आगे जो है ना, ये भी नेक्स्ट जो पेज है, इसमें 2 चीज़ों की बात की है। एक अ, पूर्व और एक परा परा की बात की है। तो जैसे जो आता है पूर्व परानुषंगी, तो जब भी पूर्व शब्द आ रहा है, तो जीवन में ये उसके गहरी वाली क्रिया की बात हो रही है, गहरे वाले परिवेश की। तो मन अगर शरीर की बात सुनता है, मतलब मन का ध्यान शरीर पे है, तो उसको कहा परानुषंगी, शरीर मूलक होना। और अगर मन का ध्यान वृत्ति पर है और वृत्ति का ध्यान चित्त पे, चित्त का ध्यान बुद्धि पर, बुद्धि का ध्यान आत्मा पर, तो इसको कहा पूर्वा। और अगर बाहर की तरफ ध्यान रहा तो उसको कहा परा। तो ये 2 सेपरेशन हमको क्लियर हो जाता है, तो पूरा ये पेज जो है हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि क्या कहा जा रहा है इसमें। तो मन के पूर्व परानुषंगी प्रभाव एवं दबाव भेद से आसक्ति, विवशता एवं प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जिसके अनुसार ही क्रिया फल परिणाम संपन्न होता है। तो मन के पास दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं। मन शरीर मूलक, इंद्रिय मूलक हो सकता है। अवेयर तो रहना है, अस्तित्व में क्या हो रहा है, व्यवहार में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, उसको देना है। पर हम देख सकते हैं कि किसी भी टाइम पे वी कैन सी दैट आत्मा में एक प्यास है व्यापक के अनुभूति की, बुद्धि में समझने के लिए। मन ये भी चाहता है कि वृत्ति से वो अलाइन हो जाए, वृत्ति चाहता है चित्त से अलाइन हो जाए। तो एक हमेशा एक पुल ज्ञान का, सुख शांति संतोष आनंद का बना रहता है, और एक पुल बना रहता है संवेदनाओं का। एक कि जो मन के लेवल पे चैन आस्वादन चल रहा है और संवेदनाओं के लेवल पे चल रहा है, या रूप बल धन पद बुद्धि के लेवल पे चल रहा है। तो यहाँ पे कहा है कि
पूर्व परानुषंगी मतलब शरीर का दबाव प्रभाव या आत्मा का आत्मा की प्रेरणा, किससे मन ड्रिवन है, उसी से हमारा रिजल्ट भी आता है। तो ये पैराग्राफ, ये पेज में काफ़ी सारी बातें यही हैं। तो मन के पूर्व परानुषंगी यानी पूर्व मतलब आत्मा, ऊपर वाली क्रिया, वृत्ति, बुद्धि, चित्त, आत्मा, या परा शरीर, प्रभाव एवं दबाव भेद से। तो अगर हम तो परा होंगे तो आसक्ति, है ना? जो मन के लेवल पे ही वही सुख को चाहना, जिसको आगे जाके एडिक्शन कह सकते हैं। विवशता मतलब एक बाध्यता हो गई, अभी उसका आस्वादन चाहिए, या मेरे में अंदर कुछ ऐसे चित्रण बन चुका है जिसको पूरा किए बिना मैं रह नहीं सकता। क्या प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। तो प्रवृत्ति का पूरा रेंज है संवेदनाओं से लेके ज्ञान की तरफ, और इसी के अनुसार क्रिया, फल या परिणाम संपन्न होता है। ये बात यहाँ की गई है। तो अनुक्रम से प्राप्त समझदारी की अनुभव संज्ञा है। तो अनुक्रम यानी जो क्रम अस्तित्व में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सब चीज़ों का। तो पूर्व पर, तो यहाँ पे आ गया, पर का तात्पर्य शरीर मूलक है, और पूर्व का अनुभव मूलक या आत्मानुषंगी होना। ये काफ़ी क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। और अनुक्रम क्या है? क्रिया, प्रक्रिया, परिणाम, परिवर्तन, परिमार्जन के पूर्ण चक्र को अनुक्रम संज्ञा दिया है। तो जो क्रम है अस्तित्व में और जागृति का जो क्रम है, तो एग्जिस्टिंग जो क्रम है, जो नियम बेस्ड क्रम है, उनको अनुक्रम कहा। तो पूर्व पर में हम किस तरफ हैं, ये अभी बाबा जी कह रहे हैं, इसको हम देख पाए। तो मन से पूर्व वृत्ति, चित्त, बुद्धि एवं आत्मा से जो प्राप्त प्रेरणा को न्याय सहज पूर्वानुक्रम कहा। तो ये भी हम बात कर चुके हैं। तथा संवेदना, जिसको यहाँ प्राण लिखा है, से जो प्राप्त दबाव, विवशता और प्रवृत्ति को परानुक्रम कहा। तो ये बात हो चुकी है कि जीवन क्रियाओं को गहरे परिवेश की तरफ ध्यान देना को पूर्वानुक्रम, और संवेदनाओं से जो दबाव प्रभाव है उसको का परानुक्रम। इसका मतलब यह ये नहीं है कि संवेदना को ध्यान न दें, संवेदनाओं से जो इच्छा बनती है और या व्यवहार में जो करना होता है कि इससे ही तृप्ति मिलेगी, वो क्षणिक है, तो उसको कहा कि वो विवशता बन जाती है। पूर्वानुक्रम एवं आसक्ति रूपी परानुक्रम भेद के आधार पर ही मानवीय एवं अमानवीय व्यवहार का वर्गीकरण है। तो पूर्वानुक्रम है या आसक्ति रूपी परानुक्रम है? आसक्ति रूपी परानुक्रम मतलब जो परा है, जो संवेदनाओं के साथ रहना है, जिसमें आसक्ति हो सकती है, उसके आधार पे ही ये क्लियर हो जाता है कि हम मानवीय व्यवहार कर रहे हैं या अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। प्रिय हित लाभ के लेवल पे ही जी रहे हैं, या फिर न्यायधर्म सत्य के लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, या उसको वैसे जी पा रहे हैं। तो क्रम को और एक्सप्लेन किया आगे। मन जब क्रम से प्राण, हृदय, शरीर तथा व्यवहार से दबाव पाता है, तब इसे परानुक्रम संज्ञा है। और परानुक्रम से प्राप्त दबाव के कारण चयन भी तदनुसार होता है। तो जो पहले हमने पढ़ा कि जो बल बल धनपद बुद्धि है, ये सब भी परानुक्रम है। तो जब शरीर से जो संवेदना आती है या व्यवहार से जो दबाव, जैसे मुझे क्या करना है मुझे स्पष्ट नहीं है, पर क्योंकि आप ये कर रहे हैं, मेरा भाई भी इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा बड़ा भाई भी इंजीनियरिंग कर रहा है, तो मुझे भी इंजीनियरिंग करना चाहिए। ये व्यवहार का दबाव है, जिसमें मुझे ये स्पष्टता नहीं कि मुझे क्या करना है। या मतलब सब लोग अध्ययन करें इसलिए मैं अध्ययन कर लेता हूँ। अभी फैशन गांधीज़्म का, तो गांधीज़्म कर लेते हैं। हम कुछ भी जब चयन करते हैं जिसमें हमारा चित्रण का में मूल्यांकन नहीं हुआ है, हमने बस उसको स्वीकार लिया क्योंकि वो बाहर है, व्यवहार में है, तो इसको कहा कि ये परानुक्रम है। तो शरीर की संवेदना या जो मान्यताएँ, व्यवहार का दबाव प्रभाव है, इसकी तरफ ध्यान देना परानुक्रम है। और मन प्राण से मिलकर बल का, प्राण हृदय से मिलकर तृप्ति का, हृदय शरीर के द्वारा मिलकर विषयों का सेवन करने में व्यस्त है, जिसकी पूर्ति नहीं है। इसलिए मानव ने वर्णित क्रिया सीमांत तक व्यस्तता एवं श्रम का आभास किया। तो इसमें आया है कि मन प्राण से मिलकर बल का मतलब शरीर में जो ऊर्जा है, मन में है कि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। प्राण जो है, जो प्राण का फ्लो है बॉडी में, वो हृदय के साथ शरीर की स्वस्थता को बनाए रखता है, उसको कहा तृप्ति। हृदय शरीर के द्वारा फिर शरीर में स्वस्थता रहती है, तो हम विषयों का सेवन करते हैं। तो और ये जो सेवन है ये संवेदनाओं के थ्रू होती है, पर इसमें जीवन को तृप्ति नहीं मिलती, इसकी पूर्ति नहीं है। इसलिए यहाँ पे आया कि मानव ने उसकी पूरी एक्सट्रीम्स को भी, उसकी जितना भी हो सकता है, जितनी उसकी सीमाएँ हैं संवेदनाओं की और विषयों की, उसको एक्सपीरियंस कर, उसको उसका आस्वादन कर, उसमें बिज़ी भी है, उसमें व्यस्त है, और चाह रहा है कि वो तृप्त हो पाए, पर वो नहीं हो पा रहा है। और इसी को कहा कि ये श्रम है। जीवन चाहता है कि वो सुख, शांति, संतोष, आनंद करे, महसूस करे, पर उसको वो कैसे महसूस होता है इसका नियम स्पष्ट नहीं है।
तो फिर वो परानुक्रम में जब जीता है तो एक्सटर्नली ही वो व्यवहार से या शरीर के आस्वादनों से वो ऐसा आशा करता है कि वो सुखी हो जाएगा। इसी को कहा श्रम, बिकॉज़ जो सुख का जो रिज़ल्ट आता है, जो मैंने कुछ बार-बार मैं चाय पी रहा हूँ, बार-बार मैं चाह रहा हूँ कि मैं फ़ेमस हो जाऊँ, तो उसकी एक सीमा है। कोई इतना फ़ेमस होता है कि उससे ज़्यादा ही होगा हमेशा। तो मुझे लगता है कि और फिर मेरा सारा जीवन का श्रम उस तरफ चला जाता है। मैं विश्राम में फ़ील नहीं करता, मैं रेस्टलेस फ़ील करता हूँ क्योंकि हमेशा इसमें मुझे कोई आगे होता है, संवेदना में कभी तृप्ति नहीं मिलती। रूप, बल, धन, दौलत, बुद्धि बुद्धि में हमेशा कोई न कोई एक आगे रहता ही है। तो इसमें हम श्रम को एक्सपीरियंस करते हैं। जीवन चाहता है कि वो एक्टिव रहे, अच्छा जिए और विश्राम एक्सपीरियंस करे। विश्राम मतलब विरोध नहीं है, श्रम मतलब मन बार-बार क्वेश्चन कर रहा है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मगर मैं सुखी क्यों नहीं हूँ? वृत्ति प्रिय हित लाभ में ही घूम रहा है और इच्छा, मान्यताओं या संवेदनाओं के आधार पर चित्र बना रहा है। पर मनोवृत्ति में क्लैश हो रहा है, वृत्ति और चित्त में क्लैश हो रहा है। वृत्ति में भी तुलन में कन्फ्यूजन है, इच्छा में भी 2-3 चित्रण हैं, ये बनूँ कि वो बनूँ, ऐसे शादी करूँ कि इससे करूँ, ये खाऊँ कि वो खाऊँ, अध्यात्मवाद में जाऊँ कि भौतिकवाद में जाऊँ, ऐसे करके ये इसको कहा ये श्रम है। जब एक क्रिया के अंदर स्पष्टता नहीं है और क्रिया की परस्परता में भी स्पष्टता नहीं है। पूर्वानुक्रम में देखते हैं तो उस स्थिति में मन एवं वृत्ति की निर्भरता, अगर मन वृत्ति की तरफ ध्यान देता है, वृत्ति सुनता है और ये देख पाता है कि वृत्ति के संकेत क्या हैं, तो मनोवृत्ति में निर्विरोधता बनती है, हम वृत्ति से ऑपरेट करना शुरू करते हैं। हम विचार पक्ष ज़्यादा हमारा बनता है, ना कि सिर्फ संवेदनाओं का दबाव, उसमें सुख की अनुभूति होती है। यही जब आगे बढ़ के वृत्ति और चित्त के बीच की निर्विरोधता को शांति कहा, फिर चित्त व बुद्धि के बीच को संतोष कहा, बुद्धि और आत्मा के बीच की निर्विरोधता को आनंद कहा। ये जागृति के बाद में निरंतर बना रहता है। जागृति के पहले ही धीरे-धीरे जैसे हम परानुक्रम में बढ़ते हैं, तब वो बढ़ता है। तो फिर मनस्वस्थता हम पूर्वानुक्रम से मिलेगा कि परानुक्रम से मिलेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे इस अनुभूति में बाबा जी ने कहा, सुख, शांति, संतोष, आनंद की अनुभूति ही मन स्वस्थता है। और इसी को थोड़ा और इलैबोरेट किया कि मन स्वस्थता सहित किया मनाकार, साकार, सार्थक और प्रयोजनशील होना पाया जाता है। तो इस अस्तु मनाकार भेद से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति भेद से भ्रांत निर्भ्रांत अवस्था, अवस्था भेद से लक्ष्य, लक्ष्य भेद से नियंत्रण, नियंत्रण भेद से नीति, नीति भेद से निष्ठा, निष्ठा भेद से आशय तथा आशय भेद से मानसिकता के आधार पर मनाकार साकार होता है। तो जब हम सिर्फ 4.5 क्रिया में रहते हैं, मनाकार तो आता ही है, मतलब हम चाहते हैं कि जो मन में है उसको पूरा करें। समोसा खाने का मन है वो किया, यूरोप घूमने का मन किया तो वो किया। तो ये मन में कई-कई चित्रण आते हैं, आकार आते हैं, उसको हम पूरा करना चाहते हैं और इसलिए मनाकार को हम साकार करते हैं, ये शब्द इस्तेमाल किया है। और साकार इसलिए करते हैं कि एक्सपेक्टेशन रहती है उसके बाद हम मानस स्वस्थता को एक्सपीरियंस करेंगे। एक्सपीरियंस ऑफ शरीर की स्वस्थता नहीं, जीवन की स्वस्थता भी। तो यहाँ पे यही बात है कि जैसे हमारी मनाकार है, वह परानुक्रम से है कि पूर्वानुक्रम से है, उसी भेद से हमारी प्रवृत्ति है। हाँ, हमारी प्रवृत्ति मतलब आशा, विचार, इच्छा में हमारे क्या चल रहा है और हमारी प्रवृत्ति मानवीयता की तरफ हो रही है कि अमानवीयता की तरफ हो रही है। प्रवृत्ति के भेद से हम भ्रांत या निर्भ्रांत अवस्था में होते हैं, यानी जागृत होते हैं या भ्रमित होते हैं। और इस अवस्था भेद से फिर लक्ष्य हमारा बनता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य जागृति होता है, साधना व्यवस्था होता है कि क्या होता है, उसके आधार पे हम में नियंत्रण होता है। नियंत्रण भेद से नीति है, नीति भेद से निष्ठा, निष्ठा भेद से आशय। तो यहाँ पे लक्ष्य भेद से लक्ष्य स्पष्टता होती है, तो उसके आधार पे नियंत्रण होता है। नियंत्रण हमें स्वनियंत्रण ज़्यादा है कि कम है और जागृति में नियंत्रण स्वनियंत्रण रहता है, स्वभाव गति में रहते हैं और इसी के आधार पे हम नीति भी स्पष्ट स्पष्ट करते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, हम कैसे जीना चाहते हैं, समाज भी कैसे जीना चाहता है। उसी के 1 मिनट हाँ, बस हाँ, डब्लू? उसी के सॉरी वो धर्मन आ गया था। उसी के आधार पे हमारी निष्ठा होती है कि निष्ठा हमारी किस तरफ है, अध्ययन की व्यवस्था की जागृति है कि 1 मिनट हाँ। सॉरी बच्चे घूम रहे हैं। तो नीति भेद से निष्ठा है और फिर निष्ठा भेद से आशय कि तो हमारा कमिटमेंट किस ओर है
1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए। हेलो, सॉरी, बच्चे आ गए थे अंदर। जी, तो उससे फिर हमारी निष्ठा बनती है कि हम क्या करना चाहते हैं, उस भेद से आशय बनता है। तो आशय है कि हम विषयों की आसक्ति ही हमारा आशय है कि समाधान समृद्धि पूर्वक हम जीना चाहते हैं, वो आशय है। और उस भेद से फिर हमारी मन स्वस्थता बनती है कि मन स्वस्थता हमारी हो रही है कि नहीं हो रही मन स्वस्थता, और मनाकार किस प्रकार का बनता है, वो वैसे होता है। तो ये एक क्रम बनाया कि जिस प्रकार से हमें मनाकार है वो एक्चुअली हमारी मानसिकता के आधार पे है, हमारी प्रवृत्ति क्या है, साढ़े चार क्रिया में जी रहे हैं कि उसके अधिक जी रहे हैं, परानुक्रम है या पूर्वानुक्रम है, उसके आधार से हम कौन सी अवस्था में हैं, उसके आधार से हमारा लक्ष्य, उसके आधार से हम स्वभाव गति के पास है कि स्वभाव गति से दूर है, उसको का नियंत्रण, उसके आधार से हमारी नीति, उसके आधार पे हमारा कमिटमेंट, उसके आधार पे कमिटमेंट से जो हमारा आशय बना जो हम चाहते हैं वो विषयों का है या समाधान समृद्धि का है, और उसके आधार से फिर वापस देखते हैं मन स्वस्थता हुई कि नहीं हुई। जी, तो आई जस्ट थॉट कि इसमें एक मेन चीज़ जो कॉन्स्टेंटली आ रही है कि पूर्वानुक्रम को एक्सप्लेन किया और परानुक्रम को एक्सप्लेन किया। तो अभी ये भी क्लियर होता है कि अभी इसमें इस चैप्टर में उसके पहले मन का जो व्यवहार तक का जो कनेक्शन है, मन उससे मेधस, उससे फिर शरीर, शरीर में स्वस्थता, हृदय, फिर जीवन, फिर संवेदना, फिर विषय और फिर इससे व्यवहार। ये एक क्रम है, इसको कहा परानुक्रम, और इस एट द सेम टाइम मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, उसको कहा पूर्वानुक्रम। तो मन अभी से ज्ञान अवस्था में हमारा मन तो एक्टिव है ही, साढ़े चार क्रिया हैं, पर मन से तो मिनिमम सब लोग चल रहे हैं। मन में विचार पक्ष को बढ़ाना, फिर इच्छा पक्ष को बढ़ाना, फिर साक्षात्कार होना, ये या फिर संवेदनाओं में जाना, आसक्ति में जाना, तो ये डिपेंड करता है कंप्लीटली कि मन किस तरफ देख रहा है। तो मन इज़ द कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन जीवन एंड जड़ अवस्था। तो बाबूजी कह रहे हैं कोर रूप में हमको ये दिख जाए कि परानुक्रम में जी रहे हैं कि पूर्वानुक्रम में जी रहे हैं। तो अभी मैं कुछ दिन पहले बैठा था और मुझे मन किया कुछ करने का जो मतलब संवेदना के लेवल पे था। एट द सेम टाइम आई कैन आल्सो फील कि यार इसको छोड़ भी सकते हैं, आई कैन आल्सो डेडिकेट माय टाइम टू डूइंग समथिंग नॉट दिस। तो आई कुड फील कि यार ये एक पदानुक्रम का दबाव है, संवेदनाओं का दबाव है, और एक वृत्ति भी कुछ कह रहा है मन को। तो कहाँ मन किस तरफ ध्यान देता है, वो उससे उसके आगे की यात्रा चलती है। और ये अपने अंदर हमको लाइव भी देखना शुरू हो सकता है धीरे-धीरे कि हमारा ध्यान एक पूर्वानुक्रम का दबाव चल रहा है और एक परानुक्रम का भी चल रहा है। और हम जीवन के गहरे जीवन के क्रियाओं का संकेत ग्रहण कर पाते हैं, तो फिर कहते हैं कि हम विकास की तरफ बढ़ते हैं। मैं भी इतना ही रखता हूँ, आप बताइए कि हाउ इज़ इट साउंडिंग, और अगर कुछ क्लैरिटी इसमें है तो देन वी कैन डिस्कस मोर। काफी क्लैरिटी हुई अंकित भैया। और जो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था इनिशियली जीवन से, अभी वो सारी चीजें बैठ पा रही हैं एक्चुअली। तो बढ़िया। जी। मुझे तो काफी क्लैरिटी हो रही है। बहुत बढ़िया जी। भैया। भैया एक एक प्रश्न था जो परानुक्रम है और पूर्व अनुक्रम है, इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोलेंगे अगर साढ़े चार क्रिया में हम घूम रहे हैं, जैसे आपने बोला कि कोई अगर इंजीनियरिंग कर रहा है और या फिर कोई तो ऐसे ही जो अवस्था जो थी अभी, मतलब कोविड के समय बहुत लोगों का फोन भी आ रहा था, तो ये किया, अच्छा ये नहीं किया तो स्टीम किया, स्टीम नहीं किया तो ये किया, गर्म पानी किया। तो उस समय बहुत ही ऐसा लग रहा था कि ना अपना कोई से है ना अपना कोई कॉन्फिडेंस है, जिसने जैसा बोल दिया वैसा। तो मेरे को एकदम वो स्ट्राइक आउट हुआ कि हाँ ये मतलब वहां पे एक वो दिखता है कि एक तो समझ भी नहीं है प्लस कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो इस चीज को कैसे देखेंगे और इसको आगे पार पाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये तो नॉर्मली कॉन्फिडेंस को देखें भैया, तो कॉन्फिडेंस इज हमारे बारे में जो हमारा एक सेंस है, वो सेंस या तो एक चीज़ है कि मैं कर सकता हूँ कुछ या नहीं कर सकता, मुझ में क्लैरिटी है कि नहीं है, या क्लैरिटी अगर नहीं भी है, मुझ में एबिलिटी है कि मैं उसको ग्रास्प कर सकता हूँ।
तो अपनी योग्यता पर कॉन्फिडेंस हमारा होता है। तो क्षमता, योग्यता, पात्रता पे आई फ़ील कॉन्फिडेंस है। तो जैसे एक कॉन्फिडेंस है जिसको हम सापेक्ष आत्मविश्वास कह सकते हैं, रिलेटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो है कि मैंने कुछ बोला और आपको ठीक लगा, नहीं लगा, उसके आधार पे मेरा मूल्यांकन अपने बारे में बदल गया। तो ये रिलेटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जैसे मैंने कुछ कहा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, आपने कहा भैया आपने क्या कहा, कुछ समझ में नहीं आया। इससे मेरा अपने बारे में मूल्यांकन हिल जाना, इसको का कॉन्फिडेंस का हिल जाना। कॉन्फिडेंस में अपना वैल्यूएशन हिल जाता है कि मैं मेरा मेरा होना क्या है और मेरा रहना क्या है, मैं सोचता कैसे हूँ, अपने अपने थॉट्स पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। एब्सोल्यूट सेल्फ कॉन्फिडेंस में वो है कि जीवन जब अभी अपने आप को सही लेवल पे मूल्यांकन करने की स्थिति में नहीं है। जीवन अपने आप को स्पष्ट रूप में मूल्यांकन नहीं कर पाता। हम भी अभी देखें, आवर कॉन्फिडेंस इश्यू कम्स फ्रॉम इट कि दूसरों पर जो प्रभाव है उसको देख के अपना कॉन्फिडेंस बनता है या कुछ करके कॉन्फिडेंस बनता है। तो अभी हमारा है कि कुछ करके, कुछ देख के, कुछ बोल के कॉन्फिडेंस हो गया। ज्ञान से अपने होनेपन के लेवल पे कॉन्फिडेंस आता है। होनेपन के लेवल का कॉन्फिडेंस अलग है, बिकॉज़ वो स्थिति लेवल पे अभी जो आगे भी आएगा कि गति से कॉन्फिडेंस और स्थिति से कॉन्फिडेंस। तो गति से कॉन्फिडेंस में हमेशा एक रिलेटिविटी रहती है। हमेशा कोई मुझसे आगे होगा, कोई मुझसे ज़्यादा अच्छा खेती जानता है, फ़िल्म मेकिंग जानता है, इंग्लिश बोल लेगा, फ्रेंच बोल लेगा या टेक्निकल हैंडल कर लेगा, कोई मुझसे कम करेगा। कम वाले को देखता हूँ तो मेरा मूल्यांकन बढ़ता है, ज़्यादा वाले को देखता हूँ तो मेरा मूल्यांकन घटता है। तो ये भी कॉन्फिडेंस का आधार में ये एक अभी एक एक पॉइंट ये है कि हमको मूल्यांकन का फैक्टर नहीं मिल रहा कि ऑन व्हाट बेसिस डू आई इवैल्यूएट। जब हम ज्ञान के पक्ष को देखते हैं, साझा क्रिया से आगे बढ़ते हैं, नहीं भी बढ़े तो पर एटलीस्ट दर्शन हमको मूल्यांकन का पॉइंट देता है। तो उसमें भी हम सेपरेट कर पाते हैं कि कॉन्फिडेंस एक अपने होनेपन का भी है, एक ज्ञान का भी है। तो अगर मैं जैसे मानव तीर्थ में रह रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे अध्ययन आते हैं, उनको मुझसे बहुत ज़्यादा खेती आती है। मैं तो इतने कम पौधे पहचान पाता हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा पहचान पाते हैं। आई फ़ील वो जो उनमें जो श्रम की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो पर मुझे लगता है, पर मुझे उनसे सीखने में अभी मुझे अजीब नहीं लगता। मुझे लगता है कि आई फ़ील ये पूरकता भी है। पर हो सकता है कि अगर ये दर्शन नहीं मिला होता तो किसी यंग व्यक्ति से कुछ सीखने में हमारा एरोगेंस या हमारा अहंकार या फिर हम उसको दिखाते कि तुमको खेती आती है तो मेरे को कंप्यूटर्स आता है ना? ये वाला जो वन अपमैनशिप चलता है, बहुत सटल भी है, बहुत ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही वो हम ऑब्वियस कर लेते हैं, बहुत सूक्ष्मता से उसको ज़िंदगी भर करते हैं। तो ये पहला मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस का अपने होनेपन को देखते हैं, तो इसलिए जीवन जब उसको जीवन ज्ञान हो जाता है, तो वो अपने आप को देखता है, तो अपना मूल्यांकन उसका स्थिर हो जाता है। वो मूल्यों से तृप्त हो जाता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस है कि अस्तित्व के और अस्तित्व के नियमों को जब हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंस अपने आप बनता है। तो ज्ञान से एक कॉन्फिडेंस है, जीवन के अपने स्वरूप को देख पाने से एक कॉन्फिडेंस है। तो जैसे मुझे लगता है कि शिविर में लोग जब आते हैं, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उनके लिए एक मेजर ये रहता है कि चाहे हम सब में अभी समझ का लेवल अलग-अलग हो, जीवन में ये क्षमता है, हर जीवन में समान क्षमता है पूरे अस्तित्व को समझने की। तो जब व्यक्ति को लगता है कि यार कि ह्यूमन पोटेंशियल फंडामेंटली सेम है, तो ये होनेपन के लेवल का एक कॉन्फिडेंस है। ये रहने का, मैं रह कैसे रहा हूँ वो अलग है। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिवर्सल थिंग। और मुझे ये भी जब दिखता है क्या कि मुझ में उतना ही पोटेंशियल है जितना बाबा जी में है या फिर फ्रॉइड में है या मार्क्स में या गांधी में है या बुश में है या मोदी में है या फिर किसी और में भी है जिसको भी मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, विराट कोहली को मानता हूँ। पर हम देखते हैं कि अभी उनके हम लोग उनके एक एस्पेक्ट के लेवल पे हम अपने आप को मूल्यांकन करते हैं कि वो कैसे खेलते हैं, कैसे बात करते हैं पद के लेवल पे। यहाँ मूल्यांकन फिर बदल जाता है। तो जब ये आता है कि मेरा पोटेंशियल भी उतना है, तो ये दिखता है कि जो बचा है वो सिर्फ़ मेरा अभी पुरुषार्थ है, मेरा हार्ड वर्क है कि मैं नियोजित कहाँ करता हूँ, जो भी बात आ रही है, कि मैं किस तरफ नियोजित करता हूँ। और यहाँ पे ये भी क्या है कि जितना हम अपने अंदर जाते हैं, उतना हमारा बाहर का जीना और ठीक होता है। तो ये दर्शन की मुझे बहुत सुंदर बात लगती है कि वी नॉट आइसोलेटिंग। और ये मठ परंपरा की भी बात मुझे नहीं लगती कि हम अपने अंदर सिर्फ़ ज्ञान या मोक्ष की तलाश करें, व्यवस्था में भागीदारी करते हुए हम उस स्थिति तक पहुँचेंगे। तो भई एक बात कॉन्फिडेंस की मुझे ये लगती है कि वी मूव फ्रॉम सापेक्ष या रिलेटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस टू एब्सोल्यूट सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने कुछ किया है, वो सही है, तो बढ़िया है, कुछ कम रह गया तो उसको मैं पूरा करने की मुझ में हिम्मत है। आई हैव द करेज टू एक्सेप्ट इट एंड आई विल डू इट आल्सो। इतनी ये कॉन्फिडेंस को मैं ऐसे समझता हूँ। पर जब रिलेटिव रहता है तो सही किया तो अच्छा लगता है, गलत किया तो पूरा जो हमको आता है वो भी हमको लगता है कि हमको नहीं आता। दूसरा भैया कोरोना के दौरान भैया अभी भैया एक तो ज्ञान का कॉन्फिडेंस है, एक स्किल्स का है भैया और एक डूइंग का है। तो डूइंग का कॉन्फिडेंस का डोमेन अलग है। जैसे खेती के कुछ नियमों को मैं समझ जाता हूँ, करते-करते और स्पष्ट होता है। तो भैया बट कोरोना इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस, मतलब जो बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हैं अभी वो भी इस वायरस को समझ नहीं पाए पूरे तरीके से।
उनमें कॉन्फिडेंस है कि हम समझ लेंगे, पर उनको टाइम चाहिए उसको समझने का। तो सारे जो भी हेल्थ में लगे हुए हैं वो बोल रहे हैं यार कि इसकी एक पूरी समझ होती तो अच्छे से टैकल करते। और हम लोग भी भैया वो पैरालिसिस बाय ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो चुका है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है अभी, और कोई भी ठीक से कह नहीं पा रहा कि ये करने से पक्का होगा। कुछ-कुछ लेवल पे कुछ-कुछ कह पा रहे हैं। एंड आई एम सीइंग दैट अल्टरनेटिव थेरेपीज़ आर वर्किंग, आयुर्वेद एंड होम्योपैथी एंड ऑल आर वर्किंग वेरी वेल फॉर क्रिएटिंग इम्यूनिटी बिल्डिंग। वो तो हमने 1 डेढ़ साल में देखा है। तो भई इसका कॉन्फिडेंस भैया एक है कि व्यवहार में दूसरों को तृप्त कैसे करें, दूसरों को खुश कैसे करें। फिर कुछ भैया जो हेल्थ रिलेटेड, जड़ रिलेटेड चीज़ें, इसमें भैया कुछ-कुछ डूइंग लेवल पे है। तो इसमें भी अभी तो मतलब मैं मानता हूँ, इसलिए बस समाज में कुछ वैद्य होंगे या कुछ डॉक्टर्स होंगे हू अंडरस्टैंड हेल्थ मच बेटर देन एवरीवन एल्स। पर ये वाला एक क्राइसिस तो है इसमें, तो इसका कॉन्फिडेंस तो अलग है स्किल्स का। पर इट इज़ कॉन्फिडेंस शैटरिंग एट द लेवल ऑफ हेल्थ। एट द सेम टाइम हमको ये भी स्पष्ट होता है कि इस सिचुएशन पे हम कैसे आगे और कैसे इससे बचे रहें। ये वाला भी हमको क्लैरिटी दिखता है। इसमें लोगों का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि फिर रीडिज़ाइनिंग अ फ्यूचर, रीइमेजिनिंग अ फ्यूचर, वी नो व्हाट ऑल टू एंटेल, वी नो व्हाट ऑल टू कीप इन माइंड। ये सब लोगों ने सोचा ही नहीं कि हम कैसे जा रहे थे। लोग भी डेवलपमेंट को क्वेश्चन करना शुरू हो गए। जी भैया, तो भैया आई जस्ट वांट टू सेपरेट दीज़ 2 लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंस। एक है कि अपने अपने होनेपन का, और एक है अपने करने का। तो करने वाला कॉन्फिडेंस थोड़ा शैटरिंग रहता है जब ऐसी स्थिति आ जाती है। पर एक बड़ा कॉन्फिडेंस जो लाइफ भर चलता है, नॉट जस्ट इन दिस क्राइसिस, इज़ कि मैं अपना वैल्यूएशन या किसी और का वैल्यूएशन या सही जीने को कैसे करता हूँ। जी। महेश भैया आप बोलिए भैया, वो जस्ट टू बिल्ड ऑन दिस, आप क्या कह रहे थे उस पे वी कैन टॉक मोर। ठीक है भैया, काफी अच्छे से समझ में आया भैया। आई थिंक वो रिलेटिव और जो एब्सोल्यूट है वो चीज, मतलब मेरा क्वेश्चन सिर्फ वहीं से आ रहा था कि इट्स नॉट अबाउट कोविड, मगर अदरवाइज भी अगर कोई 10 ऑप्शंस हो जाती है ना, जैसे आपने इंजीनियरिंग का अच्छा एग्जांपल दिया था, तो ऐसा ही होता है कि पीयर प्रेशर या फिर अदरवाइज जो सोसाइटी का जो भी प्रेशर रहता है उसमें वो जो अपना जो टेक होता है वो चेंज हो जाता है। तो शायद ये उसी का ही एक वो है जो मतलब कोविड के समय भी मेरे को अपनी पर्सनालिटी में दिखा। तो अच्छे से समझाया भैया आपने। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं और तो आप बता सकते हैं। हाँ भैया, इतने भैया, आई फील वी ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू। जैसे मेरे को लगता है कि शिविर का जो कंटेंट है ये मेरे को 12-13 साल पे मिल गया होता तो अननेसेसरी इतना कॉन्फिडेंस का क्राइसिस, बुलिंग, इतना पीयर प्रेशर सब लोग गो थ्रू किए। मतलब देयर इज़ नो नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट। पर कुछ एम्पावरिंग मिला ही नहीं है ना कुछ, मतलब। और मुझे सबसे बड़ा लगता है कि मूल्यांकन एक बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी व्यक्ति को या अपने आप को किन फैक्टर्स में इवैल्यूएट करें, ये अभी हमको क्लियर नहीं है। अभी हमको सिखाया गया है कि रूप, बल, धन पर बुद्धि के आधार पे इवैल्यूएट करना है। सो आई फील रूप, बल, धन पर बुद्धि बुरे नहीं है, पर ये आदमी का व्यवहार सही है, आदमी अच्छा है, ये नहीं बताते। ये बस इतना ही बताते हैं, उसका एक डायमेंशन बताते हैं बस। पर अनफॉर्चुनेटली ये यूनिडायमेंशनल एंटिटीज को हमने वो कर लिया है। सो अभी कुछ साल पहले वी वर एंटरिंग अ पर्सन वाज वेरी वेल्दी, तो उनके घर पे हम घुस रहे थे, तो मेरे दोस्त ने कहा है मैं एक बहुत वेल्दी आदमी को मिल रहा हूँ, मैं नर्वस हो रहा हूँ। मतलब ना, तो हमने उसको इतना मान लिया है कि तो फिर धनवान को मिलता है तो लगता है कि इसकी समझ भी लाइफ में मुझसे ज़्यादा है। फिर लगता है कि नहीं एक्चुअली कम है, तो पर ये टाइम लगता है टू गो थ्रू इट। और अभी जिस तरीके से हमने चीज़ों को मान लिया है, बट आई फाइंड कि बच्चों में जो भी अभी हैप्पीनेस कल्चर में भी हम प्रयास कर रहे हैं, और जब मैं पहले आइडेंटिटी के सेशंस भी लेता था, अ वेरी बिग मिसिंग गैप इज़ कि हम अपने से ये तय नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या चाहिए। तुम्हारी इच्छाएँ जो चित्रण है वो दूसरों को देख के बन रही है। अब मुझे लगता है कि डज़न्ट मैटर कोई इंजीनियरिंग करे, मेडिसिन करे, ये करे, उसको जो चूज़ करना है वो कर ले, पर वो भी क्लियर हो जाए कि उससे लाइफ में एक लिमिटेड चीज़ ही होगी। जैसे मेरी वाइफ़ की हैप्पीनेस, मेरे बच्चे मुझे कितनी बात मेरी सुनते हैं, मेरे माँ-बाप का कैसा रिलेशनशिप रहता है, मेरे अंदर कितनी तृप्ति है, दैट्स वेरी लेस टू डू विथ द वर्क प्रोफाइल वी टेक अप। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ अ लाइफ। अ लॉट ऑफ इट इज़ कि लाइफ की स्पष्टता। तो एक अच्छा आदमी, रिलैक्स्ड आदमी, वो तो कोई भी जगह जाएगा तो वो अच्छा जाएगा। एट द सेम टाइम हमारे जो स्किल सेट्स हैं, हमारा जो प्रवृत्ति है, उसके आधार पे एजुकेशन हमको गाइड कर पाती है, तो अच्छा रहता है, हम उस हिसाब से पिकअप करते हैं। पर वो भी नहीं हो रहा है। 12 साल इन स्कूलिंग में हमको ये नहीं पता चलता कि व्हाट आर वी गुड एट, यू नो व्हाट डू वी लाइक डूइंग। मैं तो बहुत कन्फ्यूजन में था। मुझे मीडिया, सोशल साइंसेज़ अच्छे लगते थे। मैं जामिया में था, मास कम्युनिकेशन में था, एंड दैट टाइम आई जस्ट फेल्ट अ बिट रेस्टलेस, सो आई वेंट टू एन एनजीओ इन दिल्ली। मंजिल कुछ हमारे दोस्त हैं, मैंने उनके साथ वॉलंटियरिंग शुरू किया। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने पहला सेशन उनका लिया, इंग्लिश स्पीकिंग का लिया मैंने मंजिल के कुछ एनजीओ के बच्चों के साथ। और मैं जब सेशन लेके बाहर निकला, आई थॉट मैं हवा में चल रहा था। आई फेल्ट सो लाइट, आई फेल्ट सो गुड। मैं इतना तृप्त महसूस किया था।
और मेरे को लगा यार कि मेरे को पता ही नहीं अभी तक कि मेरे को अच्छा क्या लगता है। एंड देन बिगन द एंटायर जर्नी कि एक्चुअली आई रियली एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग एंड वर्किंग विद माइंड्स। तो मुझे लगता है कि यार ये 12-14 साल जो स्कूल में बिताया, तो एक तो पता नहीं चल रहा कि हमको चाहिए क्या? दूसरा ये भी वैल्यूएशन नहीं हो पाया कि व्हाट इज़ इट दैट आई एम गुड एट? व्हाट इज़ सूटेबल फॉर मी? तो आई फील बोथ एट द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द लेवल ऑफ स्किल्स, दोनों का वैल्यूएशन हो जाना चाहिए ताकि वी कैन डायरेक्ट द चाइल्ड टू पिक अप समथिंग जिसमें उसको अच्छा भी लग रहा है। सो किसमें मैं अच्छा भी हूँ, मुझे करना भी अच्छा लगता है, मेरी पात्रता भी ज़्यादा है। तो फिर these फैक्टर्स भी नहीं होने से बहुत सारा हौच-पौच है, एंड नाउ वी नो हैव पीपल हू एट द एज ऑफ 35, 40, 45, 50, 60 स्टिल डोंट नो यार हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जी भैया, बस भैया इतना ही जोड़ना था भैया। तो आई फ़ील कि ये मतलब ये वाला एक तृप्ति अपने होनेपन का, अपने कॉन्फिडेंस का, अपनी आइडेंटिटी का पहले से हो जाए, देन पीपल बिकम मोर प्रोडक्टिव। अदरवाइज़ हमारी सारी जो एंटिटी सारा अब यही रहता है ना, वी ऑल फेस इट, मैं भी फेस करता हूँ एनजीओ में रहते-रहते, मेरे फ्रेंड्स एंड कॉर्पोरेट्स अर्निंग अ लॉट मोर सैलरीज़, तो वो मुझे कैसे देखते हैं? उनको लगता होगा यार कि ये कमाता ही नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मैं उनको कैसे देखता हूँ? तो धीरे-धीरे चीज़ें, कुछ चीज़ें थोड़े दिन बाद में सेट होती हैं। बट समथिंग पहले ही सेट हो सकती हैं अगर ठीक से शिक्षा में आ जाए। जी भैया। जी, और थैंक कुछ यू कुछ भैया, जोड़ना चाहते हैं? जी भैया। थैंक यू सो मच। जी, कुछ जोड़ना चाहते हैं कि आगे बढ़ें? बढ़ सकते हैं भैया, वैसे 352 हो गए हैं, देखते हैं। जी, आप लोग बताइए थोड़ा इसको अंकित भैया, मेरे प्रश्न मेरे पास एक प्रश्न है। आपने अभी एक बात कही कि हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, अगर हम उस तरीके से अपने जो है स्वयं में अपने आप को देख पाते हैं। यहीं पर एक बात निकल के ये भी आती है कि शायद हम ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट हो जाएँ और हम अटेम्प्ट ही ना करें, मतलब वी बिकम मोर आलस्य और लेज़ी। कैसे कॉम्प्लेसेंट होंगे भैया? मतलब मुझे चाहिए ही नहीं बहुत कुछ। मेरा जीवन जो है लेट्स से इतने में ही हो जाएगा। तो मतलब इसका दूसरा रूप ये भी हो सकता है कि हम अटेम्प्ट ही ना करें, मतलब वी बिकम मोर मोर मतलब शायद मेरे पास सही शब्द नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा मतलब मैं अपनी बात को रख पा रहा हूँ या नहीं रख पा आई रहा हूँ कैन मुझे आई नहीं पता। अंडरस्टैंड भैया। आई थिंक आई हुँ, अंडरस्टैंड भैया। तो भैया एक बार ना किसी ने कहा था कि जीवन विद्या करने के बाद लोग कहीं निष्क्रिय तो नहीं हो जाएँगे? मतलब हुँ, डोरमेंट या ये। तो भैया एक स्टेज है भैया जब हम समीक्षा करते रहते हैं कि कि दिस डज़न्ट मेक सेंस, दिस डज़न्ट मेक सेंस, दिस डज़न्ट मेक सेंस। पर ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान ये है कि मुझे ये भी क्लियर हो जाए कि मुझे क्या चाहिए। दूसरा भैया यहाँ पे पूरे दर्शन में बाबा जी ये कह रहे हैं, व्हाट ही इज़ प्रपोजिंग इज़ दैट अगर मानव अपने मूल्य लक्ष्य को देख ले, तो मूल्य लक्ष्य उसका है कि वो स्वयं में व्यवस्था चाहता है और व्यवस्था में भागीदारी करना चाहता है। तो स्वयं में व्यवस्था इज़ नॉट एन आइसोलेटेड लक्ष्य, जिसको जीवन लक्ष्य का सुख, शांति, संतोष, आनंद, इट इज़ इन टैंडम विद मानव लक्ष्य, जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है। तो प्रपोज़ल तो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो इस दिशा में जाएगा, ज्ञान की तरफ, दर्शन इस मध्य दर्शन में जैसा प्रतिपादित किया है, तो उसकी व्यवस्था में भागीदारी रहेगी। और जो प्रमाणों का क्रम है कि मानव अनुभव करेगा, उसके वो परिवार में करेगा, फिर समाज में करेगा, फिर वो पूरे धरती या पूरी एक विश्व के बारे में सोचेगा। तो ये है कि इट इज़ तो इसमें बाबा जी इज़ प्रपोजिंग कि ऐसा नहीं होगा कि वो आइसोलेशनिस्ट हो जाएगा और जागृति के बाद जीवन शरीर ना ले, ऐसा नहीं है, वो जीवन शरीर को प्रमाणित करना चाहता है। तो मुझे भई ये वाली बात काफ़ी अच्छी लगती है दैट दिस नॉलेज इज़ नॉट टू आइसोलेट ओनेसेल्फ, बट व्यक्ति इसका प्रमाण भी चाहता है। और मैंने ये भी देखा है अपने अंदर कि भई जब अभी हमारी भागीदारी जो है ना परिवार में भी, जैसे भैया इफ आई एम डिससैटिस्फाइड, मेरी लिमिटेशन है हाउ मच आई कैन कीप माय चाइल्ड हैप्पी। बिकॉज़ एक लेवल पे जितना मैं डिससैटिस्फाइड हूँ उतनी जल्दी मेरा टेम्पर फट जाएगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 1 साल। और हम दूसरे को उतना ही भाव दे सकते हैं जितना भाव हम में है। हम दूसरे को उतना ही कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, उतनी क्लैरिटी दे सकते हैं जितना हम में है। तो जैसे ही हमें क्लैरिटी, भाव, ज्ञान बढ़ता जाता है, तो ये अपने आप ही हमारे आस-पास हमारे व्यवहार से निकलता ही है। तो एक बड़ा चीज़ है कि हम अपने साथ जी रहे हैं, हम व्यवहार कर रहे हैं मानव के साथ और हम प्रकृति के साथ जी रहे हैं।
तो अपने साथ जीने में अगर स्थिरता आ जाती है, तो हमारे पास दूसरों के लिए ज़्यादा समय ठीक तरीके से ये भी स्पष्ट है कि वो भी सुखी कैसे हो रहे हैं। सो मतलब यू लुक एट कुछ हमारे जो सीनियर प्रबोधक हैं, समाज के भी कुछ लोग हैं, वो परिवारों के साथ-साथ वो इतना कुछ कर पा रहे हैं। जैसे ऐसे ही समझ लाइक सोम भैया जो इतने वास्ट लेवल पे शिविर ले रहे हैं भैया, और शिविर में वो कितना कुछ सुनते हैं, लोग कितना बुरा-भला बोलते हैं, उनको सारा गुस्सा अपने सिस्टम का, अपने प्रिंसिपल का, अपनी वाइफ़ का, अपने बच्चे का परिचय शिविर के आदमी पे डाल देते हैं प्रबोधक पे। पहले 3-4 दिन आदमी उसको पी रहा होता है उस विष को बस। पर एट द सेम टाइम वो अपना-पराया का भाव इतना स्थिर हो गया होता है दैट यू लुक एट द पर्सन कि यार ये पर्सन भी एक्चुअली समझना ही चाहता है। तो जब अपने अंदर हम ज्ञान की स्थिति में की तरफ बढ़ते हैं, तो आई फ़ील कि हम दूसरे अंदर में व्यक्ति की कोर प्रवृत्ति देख पाते हैं। ये देखने के बाद ना हमारा द्वेष भी उससे कम होता है, हमारा भाव उसकी तरफ स्थिर हो जाता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू इन संबंध, वेरी, वेरी बिग ब्रेक थ्रू इन संबंध। स्टार्टिंग पॉइंट की भाव की स्थिरता को एक्सपीरियंस करना और ये डिज़ायर बनना कि अब मेरी भाव की स्थिरता इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सामने वाला बिहेवियर कैसे रहे। और उसके साथ फिर अपने अंदर भाव की स्थिरता और दूसरों में भी स्थिरता, इसलिए संबंधों में न्याय कहा कि जो न्याय है वो उभय तृप्ति है। तो द व्हाट दर्शन इज प्रपोजिंग एज एग्जिस्टेंशियल लॉज इज दैट वी कांट बी हैप्पी इन आइसोलेशन और विद वनसेल्फ। सो कॉम्प्लेसेंसी कैन हैपन कि दर्शन को देख के मुझे लगा कि मुझे पूरी दुनिया समझ में आ गई, मुझे साक्षात्कार बोध नहीं हुआ, पर थॉट के लेवल पे मैं अभी पैरालिसिस बनालिसिस हो गया, मैं सब चीज़ को समझ के देख चुका हूँ। अच्छा यार, ये हो सकता है, ये एक स्टेज है। पर साक्षात्कार बोध होगा, व्यक्ति ईमानदारी से लगेगा और जीने में इसको करना चाहेगा, तो फिर मुझे लगता है वो कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट अभी साधन में अभी मनोविज्ञान में अभी कुछ और सेशन पे बात कर रहे थे कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा पठन बेस्ड ना हो जाए, जीने में भी हमारे कहीं-कहीं निकल रहा है, तो देन इट विल आल्सो बी अ मोर बैलेंस्ड डायमेंशन। और अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य, ये 4 डायमेंशंस तो है ही ह्यूमन बीइंग के। तो यहाँ पे है कि व्यवहार और कार्य हमारा जीने वाला है। व्यवहार इज़ विद अदर ह्यूमन्स, कार्य इज़ विद प्रकृति। विचार अपने साथ है और अनुभव व्यापक का अनुभव है। जितना विचार स्पष्ट होता है और व्यापक का अनुभव होता है, उतना व्यवहार और कार्य हमारा ठीक हो जाता है और अपने अंदर भी स्थिरता बनी रहती है। सो द प्रपोज़ल रजत भैया हियर इज़ दैट as we authentically, not at the level of assumption, authentically go into it, जितना अंदर की स्थिति अच्छी होती है, बाहर का भी होता ही होगा, बिकॉज़ दैट इज़ द पार्ट ऑफ द एक्जिस्टेंशियल डिज़ाइन कि जीवन खुद में स्वयं में तृप्ति और और बाहर व्यवस्था स्थापित करके ही वो तृप्त होता है। जी, जी रजत भैया, आप बताइए व्हाट डू यू फील? थैंक यू भैया, काफी अच्छे से रखा आपने। भैया एक और इसमें डायमेंशन है, जो प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे ना भैया, जी भैया। तो अभी हम प्रोडक्टिविटी को मतलब व्यवस्था से जोड़ के नहीं देख पाते हैं। अभी प्रोडक्टिविटी क्या है कि हमने पहले जो फॉसिल फ्यूल्स का इतना यूज किया, उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की, ये सब कुछ खड़ा किया, गाड़ियां खड़ी करी, ये सब करा करा। अब क्लाइमेट चेंज हो गया, तो अब वो दोबारा फिर लग रहे हैं प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, फिर दोबारा उसके लिए सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, फिर दोबारा उसके लिए। तो वो अस्तित्व सहज नहीं है ना, जो हम श्रम कर रहे हैं, वो अस्तित्व सहज नहीं है। तो जिस चीज को करने की जरूरत ही नहीं थी, हमने कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी, मैं कहूँगा वो ज़्यादा ज़रूरी है। एफिशिएंसी मतलब कि हम जो भी कर रहे हैं वो अल्टीमेटली लार्जर एक हार्मनी क्रिएट करे सिस्टम में ना। अभी तो बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो कि नॉन प्रोडक्टिव है, मतलब उसको कहते प्रोडक्टिव है, पर एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव है, जो कि हमें ही नुकसान पहुंचा रही है आगे बाद में। और फिर बाद में उसको ठीक करने के लिए हम फिर लगेंगे। जी भैया, अभी हार्मोनी में नहीं हो रही हैं चीजें। हाँ, तो ये जो मानव लक्ष्य वाला जो भैया बता रहे थे, मानव लक्ष्य अगर सभी को क्लियर हो जाए पहली बात, तो उसकी डायरेक्शन, जो प्रोडक्टिविटी की डायरेक्शन होनी चाहिए, वो क्लियर हो जाएगी पहली बात। अभी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है, मतलब डायरेक्शन डिसाइड हो रही है प्रॉफिट के ऊपर, जिसमें जितना प्रॉफिट है उसमें करना है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। अभी हम बिल्कुल देख ठीक। रहे हैं ना कि प्रोडक्टिविटी के नाम पे, अभी जैसे पहले पानी बिकना शुरू हुआ था, अभी वो अब गैस बिकनी शुरू हो गई है। तो ये इसको प्रोग्रेस तो नहीं बोल सकते ना, इसको तो हम मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में प्रोग्रेस, ये काम अपना एफर्ट और एनर्जी सब लगा रहे हैं। वेरी राइट सुनील भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। तो ये एक आप जो कह रहे हैं उसमें बड़ी बात ये आती है कि दृष्टि अगर इफ यू लुक एट व्यवस्था इज द गोल,
तो हम देख सकते हैं कि मतलब तो आई ऑल्सो मीन बाय प्रोडक्टिविटी की व्यवस्था की तरफ आदमी के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है, संबंधों के लिए, व्यवहार के लिए। अभी मुझे लगता है कि डिससैटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग को दूसरे के लिए समय कम मिलेगा, उसको अपना मनोरंजन ज़्यादा चाहिए होगा। सैटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग का अपने आप दिखता ही है कि हम दूसरों की तरफ भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में रहते हैं। एंड आपने जो बिल्कुल कहा वो ठीक है भैया, या तो राइट नाउ मैं जो एनजीओज में था ना, एक सबसे बड़ी लाइन मेरे को बहुत हिट की थी जब मैंने एक दिन सुना था कि यस्टरडे सॉल्यूशंस आर टुडेज प्रॉब्लम्स। मैं वो लाइन सुन के मैं गिर गया था। आई वाज लाइक यार आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस, यार कि जो 20 साल एनजीओ ने सॉल्यूशंस निकाले, गवर्नमेंट ने निकाले, वो अभी 20 साल उसी को ढो के हम ठीक कर रहे हैं। किसी ने प्लास्टिक बनाया तो वो कर रहे हैं। तो एक फिल्म है द कॉर्पोरेशन, आप में से डॉक्यूमेंट्री किसी ने देखी होगी कुछ लोगों ने, इट्स अ वेरी नाइस डॉक्यूमेंट्री डिस्कसिंग अबाउट द कॉर्पोरेट। और कॉर्पोरेशन में या फूड इंक में है शायद, उसमें ना एक सीन है जहाँ अमेरिका में जब डीडीटी डिस्कवर हुआ एंड दे रियलाइज कि यार कि ये तो पौधों में कीड़ों को मार रहा है, सो देन देयर वाज जस्ट रैम्पेंट यूज ऑफ इट एवरीवेयर। एंड देन दे रियलाइज यार कि डीडीटी इतनी अच्छी चीज है, तो ऐसे करते हैं बच्चों के बाल पे और उनके कपड़ों के अंदर भी डीडीटी डाल देते हैं स्प्रे करके, तो क्या होगा, उनके अंदर भी कीड़े वीड़े नहीं आएंगे। सो देयर इज अ ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज ऑफ चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द विलेज एंड डीडीटी के पंप से लेके ना बाल पे स्प्रे कर रहे हैं, और वो बच्चे अपने बाल झाड़ रहे हैं, उनको सब खूब हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनके कपड़ों के अंदर से स्प्रे हो रहा है डीडीटी का। सो नाउ व्हेन वी लुक एट इट, इट लुक्स टू अस कि यार ये तो कैसा कैंसरस टॉक्सिक हरकत कर दी। पर तब तो लग रहा था यार कि हमने चीज़ों को लिबरेट कर दिया। तो मुझे लगता है कि कुछ भी हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम जब क्लियर नहीं होता दृष्टि लेवल पे, और तो अभी वही है कि जो विज्ञान में गैप हो गया है कि चीज़ का पूरा जो गुण और स्वभाव और धर्म है, जैसे पेट्रोल को निकाल रहे हैं पर वहाँ क्या अव्यवस्था क्रिएट कर रहा है, डीडीटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक हमने कुछ चीज़ को यहाँ ले आया, पर वो क्या अव्यवस्था प्रकृति में क्रिएट कर रहा है या मानव शरीर में। सो नॉट बीन एबल टू सी दैट एंड नॉट बीन हैविंग मूल्यांकन की दृष्टि व्यवस्था की, क्या है व्यवस्था की तरफ जा रहा है या अव्यवस्था की। तो राइट नाउ आइदर वी आर एड्रेसिंग प्रिय हित लाभ और अर्जेंट नीड्स, लाइक कोविड अभी हित है पर एक अर्जेंट नीड भी हो गया है, मतलब उसी को झेल रहे हैं। तो थोड़े दिन बाद वही हो जाएगा कि सिर्फ हम अर्जेंट नीड्स को एड्रेस करते रह जाएंगे। तो पर ये सुनील भाई जो कह रहे हैं, कंप्लीटली एग्री कि व्यवस्था की दृष्टि होती है तो देन वी कैन फिगर आउट कि क्या हम व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं या अव्यवस्था की तरफ। सो पता चलता है कि इतना सारा फॉसिल फ्यूल, इतनी सारी बिल्डिंग्स, इतना मोबाइल फोन, इतना टेक्नोलॉजी। तो यही जो बात है बाबा जी इन पेजेस में कर रहे थे कि चीज़ों को नियोजित किस दिशा में कर रहे हैं, व्यवस्था की दिशा में कि अव्यवस्था की दिशा में। तो प्रिय की दृष्टि में कुछ टाइम तक तो अच्छा लगता है, पर आगे जाकर अव्यवस्था हो जाता है। और न्याय की दृष्टि में देखते हैं तो शुरू में वो लगता है कि मुश्किल काम है, पर फिर वो दिखता है कि वो व्यवस्था की दृष्टि है। सो दैट्स अ बिग डिफाइनिंग पॉइंट। जी। अंकित भैया, एक बारी जो विश्राम है, जीवन विश्राम चाहता है, उस पर थोड़ा सा एक बारी समझा देंगे फिर से? जी भैया, तो भैया राइट नाउ वी कैन एक्सपीरियंस विश्राम इन इन ग्लिम्पसेस भैया। जैसे जैसे भैया मेरे अंदर एक कुछ, जैसे आप सोचिए भैया आपको मनोविज्ञान शिविर में आना था और ये नहीं हो पा रहा है कि कैसे आए, तो ऑफिस को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपने गुरलीन दीदी ने बात किया, ये किया, वो किया, अब फाइनली हो गया कि हम जा सकते हैं। अभी हम गए नहीं भैया, बट दैट टाइम एक उलझन रिजॉल्व हो गई, तो वी कैन एक्सपीरियंस विश्राम इन अ वेरी स्मॉल वे। तो विश्राम इज द स्टेट जहाँ जीवन के अंदर हर क्रिया अपने से अलाइंड है और ऊपर नीचे वाली क्रिया से भी कॉन्फ्लिक्टेड नहीं है। तो भैया मन और वृत्ति के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वृत्ति और चित्त के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो उसको अभी कैसे देखें, तो अभी भैया अभी प्रिय चूज करूँ कि हित चूज करूँ, प्रिय में भी चाय पीऊँ कि कॉफी पीऊँ, शादी करूँ कि नहीं करूँ, अच्छा शादी करके भी क्या हो जाएगा, बच्चे करके क्या हो जाएगा, लाइफ का गोल क्या है। तो हैविंग क्वेश्चंस नॉट हैविंग आंसर्स एंड हैविंग कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स या डिजायर्स या चयन, ये श्रम की स्थिति है। तो वे जो मैं दर्शन से समझा हूँ कि श्रम शरीर को करना है, जीवन विश्राम की स्थिति चाहता है। विश्राम की स्थिति इज स्टेट ऑफ अलाइनमेंट, वो अलाइनमेंट की स्टेट है जो ज्ञान से पूरी होती है, जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है क्रियाओं में, चित्रण का तुलन में, मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वो तभी होगा जो वास्तविकता के आधार पे 4.5 क्रिया चलेंगी। तो 4.5 क्रिया जीवन का एग्जीक्यूशनरी पार्ट है, 5.5 क्रिया उसका ज्ञान पार्ट है। तो कैसे करना है 4.5 क्रिया में सेट होता है, क्या करना है 5.5 क्रिया से आइडेंटिफाई होकर चित्त में आता है। तो जब ये हो जाता है, सो देन व्हेन आई नो हर चीज़ का नियम, तो जिस चीज़ को भी मैं समझ चुका हूँ ना, उसमें मुझ में एक एफर्टलेसनेस आ जाती है। तो ये हमको दिखता ही है, जिस संबंध में भाव स्थिर हो जाते हैं वो संबंध एफर्टलेस हो जाता है। सो आई अंडरस्टैंड विश्राम एज अ स्टेट ऑफ एफर्टलेसनेस एंड अलाइनमेंट।
पहले ये अपने अंदर की क्रियाओं में आता है, फिर पूरे जीवन में आता है, अनुभव के बाद में निरंतरता में स्थापित हो जाता है, और फिर यही एफर्टलेसनेस, तालमेल और अलाइनमेंट हम चाहते हैं कि आसपास के संबंधों में भी हो। तो मुझे मैं आगे जाके देखना पड़ेगा कि व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट और नॉट, मैं भी उसको ओपन रहता हूँ, पर आई फाइंड दैट अल्टीमेटली हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित, मतलब तालमेल में, अलाइनमेंट में, अपने साथ और बाहर हर चीज़ के साथ तालमेल में, अलाइनमेंट में रहना चाहती है। तो जड़ के साथ तालमेल अलग होता है, मानव के साथ तालमेल अलग है, जीवन के साथ तालमेल अलग है। तो जीवन का जीवन के अंदर ही तालमेल है, उसको कहा जीवन मूल्य, सुख शांति संतोष आनंद। जो जड़ के साथ तालमेल है उसको कहा कला मूल्य और वस्तु मूल्य। जो मेरा अपने कंडक्ट के साथ तालमेल है उसको कहा मानव मूल्य, और जो परस्परता में, संबंधों में तालमेल है उसको कहा संबंध मूल्य। तो ये 30 मूल्य हैं जिसकी तृप्ति से जीवन तृप्त होता है और भागीदारी भी रहती है, और जीवन विश्राम में आता है जब अनुभव की स्थिति में हो। अभी हम ग्लिम्पसेस में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो फीलिंग ऑफ एफर्टलेसनेस, अ फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, अ फीलिंग ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्ट, एट द सेम टाइम इंडिफरेंस नहीं है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और एक बहुत हाइटन स्टेट ऑफ अवेयरनेस से जीवन बाहर की व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है, एक तृप्त जीवन होके। तो अभी विश्राम की स्थिति को हम एज निष्क्रियता देखते हैं, यहाँ विश्राम की स्थिति जीवन के लेवल पे इज एट द लेवल ऑफ अ वेरी हाई लेवल ऑफ भागीदारी ऑल्सो। तो जितना हमारी ज्ञान का स्तर बढ़ता है उतनी भागीदारी भी बाहर और अच्छी हो जाती है हमारी। और तो विश्राम की स्थिति में हम ज्ञान में भी स्थिर हैं और बहुत बड़ी भागीदारी भी कर रहे हैं और बहुत आगे की सोच पा रहे हैं हर आयाम पे, और समाधान समृद्धि के लेवल पे हम जी पा रहे हैं। शरीर हमेशा श्रम करता रहता है, पर अभी उल्टा हो गया है, हम जीवन को ज्यादा श्रम करा रहे हैं और शरीर को विश्राम करा रहे हैं, विच आई थिंक इज वेयर वी आल्सो गोइंग रॉन्ग। सामने भी आजकल कई सारी बात करते रहते हैं कि शरीर को श्रम करा और जीवन ज्ञान से विश्राम पे आए। जी भैया, बस ये विश्राम सेपरेट हो जाए फ्रॉम इंडिफरेंस और इग्नोरेंस या लेजीनेस टू जो ज्ञान के लेवल पे विश्राम है। जी। ठीक है महेश भैया। बहुत अच्छा भैया, थैंक यू। 4 बज गए, आप लोग बताइए कैसे करें। कल कर सकते हैं भैया, बाकी आपके साथ। जी भैया, कल भैया साधन भैया का सेशन भी है फिर से 3:30 से 4:30, ठीक है। वो प्रश्नोत्तर वाला है। तो मेरे को ना वो 3:15 उनका इंटरनेट लगाने में जाना होता है, तो एक आई विल ट्राई एंड मेक इट, पर मुझे लगा 2:30 to 3:15 बहुत छोटा टाइम तो नहीं है कि कल कैसे करें फिर। आई कंफर्म थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, 2:30 की जगह 2 o'clock और 1:30 मे बी। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप सब कंफर्टेबल। हाँ भैया, भैया मैं ना बस मुझे थोड़ा अवेलेबिलिटी देखना है, यहाँ पे कुछ संस्थान में काम शुरू हो गया, सो आई हैव टू सी आई विल बी अवेलेबल दैट टाइम और नॉट, बट आई विल ट्राई एंड सी कि ये मैं 2 सवा 2 से 3:15 तक आ जाऊँ भैया। आई विल ट्राई एंड मेक इट फॉर दैट, उसके लिए ट्राई करता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है भैया, आप प्लीज एक बार ग्रुप पे अपडेट कर हाँ दीजिए। मैं थोड़ी देर मैसेज कर दूंगा, फिर हम कर लेंगे। ठीक है भैया, ओके, सभी को Thank- नमस्कार। थैंक यू भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते जी सभी को। नमस्ते। थैंक यू।